नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मारा नेता और मैं हूं सुंदर सोलंकी। ईटीवी का कारवा पहुंचा है कैथल हलके में, जहां जनता दरबार लगा रहे हैं ईटीवी पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कैथल हलके के विधायक रणदीप सिंह सुरजेवाला। जी हां, कैथल विधानसभा के बाबत आपको बता देते हैं, करीब 2 लाख मतदाता यहां हैं। सभी जातियों का बराबर का प्रतिनिधित्व है और जहां हम खड़े हैं वो कैथल का 11 रुद्री शिव मंदिर है, जिसके बाबत बताया जाता है कि ये मिनी काशी है। शिव के जो 11 रूप हैं या तो काशी में देखने को मिलते हैं या फिर कैथल में मिलते हैं। इसके अलावा बड़ी बात आपको बता दें कि हनुमान जी का जन्म स्थान भी यही है। मां अंजनी का बड़ा मंदिर यहाँ है। दूसरी बड़ी बात आपको बता दें कि महाभारत काल से भी इसका रिश्ता है। बताया जाता है कि राजा युधिष्ठिर ने इसे बसाया था। इसके अलावा देश की इकलौती महिला शासक रजिया सुल्तान का मकबरा यहाँ है। इसके अलावा आपको बता दें कि कैथल के जो अंतिम शासक थे भाई उदय सिंह का किला भी यहाँ है। इसके अलावा आपको बता दें कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक भाई शाह कमाल की दरगाह यहाँ है, जहाँ के बाबत खास बात यह है कि वहाँ हमेशा हिंदू ही गद्दी नशी होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना ऐतिहासिक महत्व होने के बावजूद, पर्यटन महत्व होने के बावजूद किसी ने ध्यान नहीं दिया है। जी हां, ईटी पर जनता दरबार लगा रहे हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कैथल से विधायक हैं। इनके राजनीतिक करियर के बाबत आपको बता दें, 4 बार ये विधायक चुने गए हैं, 2 बार मंत्री रहे हैं और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को 2 बार इन्होंने मात दी है। इसके अलावा 2000 में पहले ऐसे हरियाणवी रहे जो ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने और अब जो बड़ी जिम्मेवारी इनके पास है, कम्युनिकेशन के इंचार्ज है ऑल इंडिया कांग्रेस के, प्रवक्ता भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब प्रदेश में कांग्रेस की एक उम्मीद की किरण भी ये है। जी हां, ईटीवी पर जनता दरबार लगा हुआ है और जनता दरबार लगा रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कैथल के विधायक रणदीप सिंह सुरजेवाला। सुरजेवाला सर, स्वागत है आपका। पहला सवाल यही है कि बीजेपी सरकार, खट्टर सरकार, असरदार सरकार 1 वर्ष की हो गई है, बधाई नहीं देंगे आप उन्हें? 1 साल खट्टर सरकार के पूरा होने पर पूरे प्रदेश की जनता केवल 2 नारे लगा रही है। खट्टर और नरेंद्र मोदी दोनों हैं किसान विरोधी। किसान कर रहा हाहाकार, ऐसी रही खट्टर सरकार। व्यापार ठप, ठंडा उद्योग, ठंडा व्यापार, ऐसी रही खट्टर सरकार। नौजवान को रहे बेरोजगार, ऐसी रही खट्टर सरकार। ये जनता कह रही है। लेकिन ये किस बात की मुबारकबाद दे? सरकार के विरोधी जो जुमले आप बता रहे हैं, ये दरअसल वहां आपका विरोध ये सड़कों पर नहीं दिख रहा है। ये जो जनता में जो राय आप कह रहे हैं, जिस तरह से आप विपक्ष हैं जी, उस तरह की स्थिति लग नहीं रही है विपक्षी के तौर पर। मतलब विपक्ष नदारद है, एकदम दिखता नहीं है। सोलंकी साहब, 2 बातें हैं। जब भी कोई सरकार चुनकर आएगी, और हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों ने 10 साल तक हमें जनादेश दिया, हमने हाथ जोड़कर स्वीकार किया जी। जनता ने फिर जनादेश भारतीय जनता पार्टी के हक में दिया। हमने हाथ जोड़कर उस जनादेश को स्वीकारा, अपनी हार मानी और कहा हम नए सिरे से जनता का दिल जीतने का काम करेंगे। चुनी हुई सरकार को कुछ मौका देने की आवश्यकता थी, वो मौका हमने दिया जी। 6 से 8 महीने का मौका दिया। और आज परंतु जब आप देखते हैं, बासमती जीरी जो है 6,500 रुपया क्विंटल कांग्रेस शासन में थी, आज पिट रही है 1800 से 1900 रुपया में जी। आज बहुत बड़ा चावल का घोटाला हरियाणा में हुआ। आपने स्वयं देखा, खट्टर साहब गए करनाल की मंडी में, किसानों ने कहा फार्म जे है 1450 रुपये का, मिल रहा है 1200 रुपये, 250 रुपया किसकी जेब में गया। आपने पीआर जीरी के 1450 रुपये क्विंटल के रेट पे 1509 और 1121 खरीद ली, और अब आप उसे वापस ले रहे हैं। सवाल यही है कि वो लोग मनमानी करते रहे, वो किसानों के हितों से खेलते रहे, बिजली के दाम बढ़ाते रहे, दलितों पर अत्याचार होते रहे। कांग्रेस कहां, विपक्ष कहां, आप कहां? कांग्रेस सड़क पर है,
कांग्रेस ने विधानसभा के फिर अंदर, कैसा विरोध है ये? उस विरोध का सरकार पर असर ही नहीं है। कांग्रेस लोगों की आवाज बनती रही है, बनती आई है, बनेगी। हाल में ही हमने एक नहीं अनेकों कैसे बार बनेगी साहब, धरने, कैसे बनेगी? हुड्डा साहब जलसे, अपनी अलग, जुलूस। कांग्रेस तो बटी हुई है। सोलंकी साहब, ये नजरिया हो सकता है। अगर मैं आपको कहूं, जी, पार्टी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो, मैं हूं, दूसरा कोई साथी हो, जी, हम अपने अपने तरीके से कई बार इकट्ठे, कई बार अलग अलग लोगों की आवाज अलग अलग मुद्दों पर उठा रहे हैं। अगर एक साथ उठाने में क्या दिक्कत है? अगर एक साथ उठेगी तो मजबूत होगी। विपक्ष का काम है आवाज उठाना, विपक्ष का काम है पीड़ा उजागर करना, विपक्ष का काम है जनता की आवाज बनना, विपक्ष का काम है जनता की आवाज को गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाना, जो हम पहुंचा रहे हैं। ये ठीक है कि खट्टर सरकार इतनी अहंकारी है कि वो इस आवाज को सुन नहीं पा रही। वही अफसोस की बात है। वो एक साल आपके खिलाफ प्रचार करते हैं कि 60 साल में कांग्रेस ने केवल देश को लूटा और सत्ता में आ जाते हैं। आप एक साल में जेन्युइन जो काम सरकार नहीं कर रही है उसको उठाकर भी आप आवाज आपकी बुलंद नहीं होती है, सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता है। सोलंकी साहब, दो नजरिए हैं और मैं आपसे उम्र में शायद 5-7 वर्ष बड़ा यकीनन, और कुछ राजनीतिक तजर्बा भी मुझे है जी। विपक्ष का काम, जैसे मैंने कहा है, आवाज उठाना, आवाज बुलंद करना, आपके माध्यम से, जो लेखनी के सिपाही हैं उनके माध्यम से ये इस पीड़ा को लोगों के समक्ष सार्वजनिक पटल पर रखना। जी, सरकार कई बार, सरकार की जिम्मेवारी है अहंकार से ऊपर उठकर उस आवाज को सुनना और दुरुस्त करना। जी, ना मोदी जी, ना खट्टर साहब, उनका अहंकार और सत्ता का नशा इतना भारी है कि ना उन्हें जनता की आवाज सुनती, ना विपक्ष की बात सुनती और ना उन्हें लोगों की पीड़ा दिखती। जो व्यक्ति सावन में अंधा हो जाए उसको सिर्फ हरा हरा नजर आता है। ये पहले लोकदल की समस्या थी, पर लोकदल के साथी भाजपा भी उसी समस्या से ग्रस्त है। जी। एक और बात, सुरजेवाला साहब, 10 साल आप शासन करते रहे, ऐसी स्थिति क्या मानते हैं आप कि आप तो कहते रहे हरियाणा में भी आपकी सरकार कहती रही नंबर 1 है, देश में भी आपने बड़ी बड़ी बातें की, चाहे वो मनरेगा की बात हो या दूसरी गरीबों के लिए योजनाओं की बात हो, फिर स्थिति क्या हुई कि आप सत्ता से बाहर हो गए? सोलंकी साहब, सत्ता के अंदर रखना या बाहर रखना, जी, इस देश के 125 करोड़ लोगों और हरियाणा में हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों का निर्णय है। सवाल यह है कि कांग्रेस क्या कर पाई। मैं अगर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बताऊं, क्योंकि वही हम चर्चा कर रहे हैं। जब हमने 2005 में सत्ता संभाली तो 1800 करोड़ रुपए तरक्की का प्लान्ड बजट था। जब हमने 2014 में सत्ता छोड़ी तो 27,000 करोड़ रुपए तरक्की का प्लान्ड बजट था। ये अपने आप नहीं हुआ, सरकार ने कोशिश की और हरियाणा के 2.5 करोड़ हरियाणवियों ने मेहनत की, जाति, धर्म और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर। 2 उदाहरण और दूंगा। हरियाणा आज गेहूं की उत्पादकता में देश में 1 नंबर पर है। जब हमने सरकार ली तो हरियाणा उस 14 साल के बाद हरियाणा दूध की उत्पादकता में 1 नंबर पर है। जी। हरियाणा निवेश के मामले में, औद्योगिक निवेश के मामले में 26वें पायदान पर था, आज पहले पायदान पर है। ये सब हम कर पाए। 40,000 करोड़ का निवेश हम लेकर आए 10 साल के अंदर। लगभग 1 लाख करोड़ का निवेश खट्टर सरकार को हम तोहफे के तौर पर दे गए। बिल्कुल मान लिया। तो ये सब हरियाणा हुआ, लेकिन फिर जनता को क्यों नहीं समझा पाए? जनता ने आपके काम पर मुहर क्यों नहीं लगाई? देखिए, 2 बातें हैं। दिल्ली में बेहतरीन काम कांग्रेस ने किया। महात्मा गांधी नरेगा हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, तरक्की की दूसरी स्कीम हो, उसके बावजूद भी कई बार जनता बदलाव चाहती है। हमने हाथ जोड़कर उस बदलाव को स्वीकारा। हरियाणा हो या दिल्ली, केंद्र हो या प्रांत, दोनों के अंदर जनता ने बदलाव किया। हमने सहर्ष स्वीकार किया और कहा कि अगर कहीं कोई गलती है तो हम उसे समझेंगे, उसे सुधारेंगे। परंतु सत्ता का अहंकार और नशा कांग्रेस को कभी नहीं हुआ। हमने कभी ये नहीं कहा ओम प्रकाश चौटाला जी की तरह कि मैं जब तक जीवित रहूंगा मुख्यमंत्री रहूंगा। मोदी साहब की तरह कभी ये अहंकार नहीं हुआ कि मैं अब 20 साल के लिए देश का प्रधानमंत्री बना हूं। हम हमेशा ये कहते हैं 5 वर्ष का समय है, 5 वर्ष में काम करना है, उसके बाद इम्तिहान होगा। शायद वो अहंकार और इसलिए हो गया जनता निर्णय करेगी। उन्हें विपक्ष मजबूत नहीं दिख रहा है, अहंकार की वजह ये भी है। बहरहाल सुरजेवाला साहब कह रहे हैं कि जो सत्ता में जो बैठे हुए हैं
उन्हें दरअसल अहंकार है, लेकिन जनता जवाब दे देगी उन्हें, और जनता सब जानती है। इसके अलावा सुरजेवाला साहब ने कहा कि जो स्थिति आज दिख रही है, मोदी साहब की बात करें चाहे खट्टर साहब की, जनता इसको ज्यादा वक्त तक सहन करने वाली नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद कैथल हलके की जनता खुद रणदीप सिंह सुरजेवाला से मुखातिब होगी और जवाब मांगेगी अपने काम का, यहां की समस्याओं को रखेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद। कैथल हल्का जो है बिजली की समस्या से बड़ी गंभीरता से जूझ रहा है। ईटीवी तो पूरे देश में सबसे ज्यादा दिखने वाला चैनल है। 8 रुपया 47 पैसे घर की बिजली का कौन से प्रांत के अंदर रेट है? ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ईटीवी पर जनता दरबार लगा हुआ है और जनता दरबार लगा रहे हैं कैथल विधानसभा के विधायक रणदीप सिंह सुरजेवाला, और रणदीप सिंह सुरजेवाला से उनकी जनता मुखातिब है। आइए जान लेते हैं यहाँ की समस्याएं क्या हैं। सर रखिए अपनी बात। सर कैथल में जीरी बहुत होती है जी, और जीरी का जो रेट है पिछली सरकार से इस टाइम 3 गुना गिर गया जी। पहले 6,000 6,500 था, अब 1500 ने पीटन लग रहे हैं जी। और उसके बारे में किसान बहुत ही आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हो रहा है जी। और जिस किसान ने ठेका पे जमीन ली थी 50,000 की, जीरी होने लग रही है 20,000 की जी, वो कहाँ जाएगा? खर्चा तो ऊपर रह गया। जवाब ले लेते हैं सुरजेवाला साहब, ये स्थिति है। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। कांग्रेस शासन में 1521 और 1109 दोनों को बासमती धान की किस्म डिक्लेयर किया गया। आप खुद गवाह हैं और पूरी जनता गवाह है कि 4,000 और 4,500 रुपया क्विंटल पे बिकती थी। कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल, यमुनानगर ये धान का कटोरा है, केवल हरियाणा का नहीं पूरे देश का। आज वही जो है वो 1100 और 1200 रुपए में बिकी। उसके बाद 25 तारीख को खट्टर सरकार ने एक आदेश निकाला कि आप बासमती जीरी जो है वो पीआर जीरी के भाव 1450 रुपये क्विंटल पर खरीदेंगे, और रजिस्टर में ये अलग अलग रिकॉर्ड होगा कि पीआर कौन सी है, बासमती कौन सी है, क्योंकि बाद में वो महंगी बिकती है। 29 तारीख को रिश्वत के आधार पर, मैं बहुत जिम्मेवारी से सोलंकी साहब जनता के सामने इल्जाम लगा रहा हूं जी, रिश्वत के आधार पर 2000 करोड़ से अधिक के घोटाले के चलते एक नया आदेश खट्टर सरकार ने निकाला और कहा कि 1121 और 1509 का धान बासमती, और दूसरी तरफ जो पीआर जीरी है उसको अलग अलग रिकॉर्ड ना किया जाए, क्योंकि ये सारा मिल मालिकों के पास जाएगा। मिल मालिक बासमती खरीदेगा और पीआर वापस देगा। नतीजा ये होगा कि वो 1,500-2 हजार करोड़ रुपया खट्टर सरकार और उनके अधिकारी और मिल मालिक आपस में बांट लेंगे, मरेगा किसान। समाधान क्या है सुरजेवाला साहब? समाधान निकालेंगे मोदी साहब और खट्टर साहब, क्योंकि निर्यात होता था हरियाणा और देश से लगभग 33,000 करोड़ का धान का निर्यात अकेला हरियाणा से, बासमती का 40,000 में से पूरे देश से धान निर्यात होता था। मोदी जी के जो खाड़ी के देशों से, जहां मुस्लिम देश ज्यादा हैं, उनसे जो संबंधों की खराबी है, उसके चलते हमारा धान उन देशों में निर्यात नहीं हो रहा, पहली बात। दूसरी बात, कई देशों ने, अभी ईरान की पाबंदी अभी हटी है, ईरान जैसे देश जो सबसे ज़्यादा धान की खपत करते हैं हरियाणा की, उनके पास हमारा हिंदुस्तान का एक्सक्लूसिव राइट था, वो किसी और मुल्क से धान नहीं खरीदते थे। दुर्भाग्य से 4 दिन पहले जो आदेश आया है उसमें उन्होंने पाकिस्तान को भी खोल दिया, अफ्रीका के देशों को भी खोल दिया, साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे देशों को भी खोल दिया। नहीं, ये लोग तो अहंकार में चूर हैं, को नुकसान होने वाला है। नहीं, फिर समस्या का समाधान कैसे होगा? वो तो सरकार में, वो तो पूरी मेजॉरिटी है, वो तो अहंकार में चूर है, उन्हें मतलब नहीं है। सोलंकी साहब, समस्या का समाधान निकालने की जो आपने फरमाया, एक किसान नेता है, समस्या का समाधान निकालने की जिम्मेवारी श्री मनोहर लाल खट्टर और श्री नरेंद्र मोदी की है। आपकी भूमिका क्या जब तक भारत सरकार धान के निर्यात को सुचारू रूप से नहीं चलाएगी, जब तक भारत सरकार ईरान और दूसरे खाड़ी के देशों पर चावल का निर्यात सुनिश्चित नहीं करेगी, तब तक किसान को यहां अच्छी कीमत नहीं मिलेगी।
अच्छे दिन मोदी के आए हैं, अच्छे दिन खट्टर साहब के आए हैं, किसान के और मजदूर के तो बुरे दिन आए। चलिए, किसानों के बुरे दिन आए हैं, अच्छे दिन मोदी जी के आए हैं। अगली समस्या ले लेते हैं। जी, रखिए अपनी बात। मैं विवेक गुप्ता आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। आज कैथल हलका जो है बिजली की समस्या से बड़ी गंभीरता से जूझ रहा है और हलका आतंकित है, क्योंकि शाम होने पर बिजली वाले कहीं भी छतों पर चढ़कर छापे मारते हैं। आप इस संबंध में क्या कहेंगे? जी, बिजली की बड़ी समस्या है सर आपके हलके में। कांग्रेस पार्टी ने हाल में ही एक बड़ा प्रदर्शन ना केवल कैथल, ना केवल नरवाना, ना केवल करनाल, बल्कि प्रदेश के अलग अलग कोनों में किया। समस्याएं तीन हैं। हरियाणा बिजली में स्वावलंबी है। हरियाणा में इतनी बिजली इस समय उपलब्ध है कि हरियाणा दूसरे प्रांतों को बिजली बेच सकता है। नहीं, बिजली दुर्भाग्य कहाँ से है सुरजेवाला साहब, अपने प्लांट तो बंद है। जी, मैं आपको यही बता रहा हूं। हरियाणा में कांग्रेस शासन ने 800 मेगावाट यमुनानगर, 1250 मेगावाट खेदड़ हिसार, 1500 मेगावाट और 1350 मेगावाट के 2 प्लांट लगाए थे, झाड़ली 1 और झाड़ली 2। पानीपत का प्लांट खट्टर साहब ने बंद कर रखा है, खेदड़ हिसार का प्लांट बंद किया हुआ है, यमुनानगर का प्लांट बंद किया हुआ है। जब हमने विधानसभा में प्रश्न पूछा, जनाब आपने शहरों में हम 24 के 24 घंटे बिजली देते थे, यहाँ 1-2 घंटे से ज़्यादा कभी पावर कट हुआ नहीं। आज शहर में 10-10 घंटे, गांव में 15-15 घंटे, ट्यूबवेल में 3-3, 4-4 घंटे, 6 घंटे में से पावर कट है। क्या कारण है? बोले कि अगर प्लांट चलाएंगे, मुख्यमंत्री का जवाब है, प्लांट चलाएंगे तो खर्चा होता है। तो अगर खर्चे होने से आप डरते हैं तो अपनी सरकार को खारिज क्यों नहीं कर देते? हम चला लेंगे, हमको आता है सरकार कैसे चलानी आती है, हमको खर्चा संभालना भी आता है। पहले खट्टर साहब अपने मंत्रिमंडल को हटाएं, अपनी हेलीकॉप्टर की यात्रा बंद करें, जनता के बिजली के प्लांट बंद करके वो खर्चे से क्यों डर रहे हैं? हरियाणा में 8,000 करोड़ हम सालाना सब्सिडी देते थे बिजली पर, खट्टर साहब ने वो काटकर 3,000 करोड़ रुपया कर दी। वैट बढ़ा दिया डीजल और पेट्रोल पर उल्टा। खट्टर साहब कहते हैं बिजली के बिल ही नहीं भरते लोग। आप लोगों ने ऐसी आदत डाली हुई है वोट बैंक के चक्कर में कि बिजली के बिल नहीं भरते, तो बिजली कहाँ से दें? जो ये आदरणीय नौजवान साथी बात कर रहे थे, माफ कीजिए, 8 रुपया 47 पैसे यूनिट खट्टर सरकार ने बिजली का रेट किया हुआ है। आप मुझे बताएं सोलंकी साहब, एक तजर्बेकार पत्रकार के तौर पर, ईटीवी तो पूरे देश में सबसे ज्यादा दिखने वाला चैनल है। 8 रुपया 47 पैसे घर की बिजली का कौन से प्रांत के अंदर रेट है? कैसे आम आदमी बिजली का बिल देगा? 20,000 रुपया, 30,000 रुपया, 50,000 रुपया। हमने शुरू में यही सवाल उठाया था कि ये लूट मचा रहे हैं, ये अहंकार में हैं और आप दिख नहीं रहे हैं। ये तो प्रदेश की जनता का तो बहुत बुरा हाल हो रहा है ना। आप लोग कांग्रेस जनता की आवाज बुलंद करेगी। कांग्रेस लोकदल की तरह नहीं है जो नारा दे देंगे बिजली के बिल मत दो। नहीं, कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा बिजली के बिल ना दो। उल्टा अभय चौटाला जी ने अभी जो रैली की उसमें से आह्वान किया, जैसे पहले ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा था बिजली के बिल मत दो। बिजली के बिल ना देने से सरकार रुक जाएगी, मैं मानता हूं। विपक्ष में होते हुए भी मैं ये कहता हूं बिजली का बिल देना चाहिए, पर बिजली का रेट जो अडानी से हम लेते हैं वो 2 रुपया 92 पैसे है। 2 रुपया 92 पैसे की बिजली खट्टर साहब 8 रुपया 47 पैसे पे कैसे देते हैं? उद्योग मर जाएगा, चक्की वाला मर जाएगा, घर वाला मर जाएगा। जी, सवाल वही है कि विपक्ष की जो भूमिका है उसे लेकर फिर सवाल आता है, आपकी जो जिम्मेवारी है उस पर सवाल आ जाता है। अगली समस्या ले लेते हैं। जी, रखिए अपनी बात। सर, हम कैथल की जनता आपसे एक सवाल पूछना चाहती है। बीजेपी सरकार ने एक भी ईंट कैथल की में नहीं रखी और जो आपकी परियोजनाएं शुरू की है, क्या उसको रुकवाना चाहती है? पहली बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैथल विधानसभा नहीं, पूरे कैथल जिले से वो दुर्भावना के तौर पर खट्टर साहब काम करते हैं, क्योंकि 4 में से 3 सीट भाजपा यहां हार गई, यहां उनका एक ही विधायक बन पाया। दूसरी बात, कैथल शहर के लोग जानते हैं, शहर के बीचों बीच जो बिदक्यार का तालाब हमने बनाया था, उस पूरे बिदक्यार के तालाब पर आज कूड़ा फेंका जा रहा है। पूरा पानी उसके अंदर सरकार छोड़ती नहीं, आपके होते गंदगी हुए फैल रही है। आपके होते हुए हो रहा है। उसके बावजूद भी जब हमने प्रदर्शन किया तो वो अतिक्रमण रुका। दूसरी बात, जो हमने सिटी स्क्वायर कैथल के बीचों बीच बनाना था, जैसे ट्रिफेलगर स्क्वायर है, जैसे न्यूयॉर्क के अंदर टाइम स्क्वायर है,
कैथल में हमने एक शहर के बीचों बीच पुराने बस अड्डे की जगह देखी और कहा यहाँ एक कैथल सिटी स्क्वायर बनाएंगे शहीदों के नाम पर। वो जितना कांग्रेस ने बना दिया था वो बन गया। उसके बाद खट्टर साहब यहाँ 9 बार आए, 9 की 9 बार हमने मांग रखी, कृपया करके इसका पैसा देकर जाएं। बैंक स्क्वायर है, इसका पैसा देकर जाएं। किला है, इसका पैसा देकर जाएं। परंतु माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने निर्णय कर लिया है कि वो पूरे कैथल जिले से को इस बात की सजा देंगे, भाजपा सजा देगी कि उनके 4 में से 3 विधायक हार गए। अब इसका हल केवल यही है, आप जैसे नौजवानों को, जनता ने तो आपको जिता दिया सुरजेवाला साहब, उनको मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा। चलिए अगली समस्या ले लेते हैं। सुरजेवाला साहब कह रहे हैं कि खट्टर साहब जिस तरह की स्थिति उन्होंने सवाल उठा दिए हैं कि शासन जो करना होता है वो जानते नहीं है और ये इसकी सजा जनता भुगत रही है। अगली समस्या ले लेते हैं, रखिए अपनी बात। मेरी आपसे 1-2 रिक्वेस्टें हैं। जैसे अगर हम शहर के सौंदर्यकरण की बात करें तो अगर 1 साल पहले हम जो सौंदर्यकरण, सफाई व्यवस्था ठीक है आपके यहाँ? नहीं, अब कोई सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। जो मंदिरों का निर्माण था, जो बीजेपी सरकार आरएसएस और हिंदू धर्म का सहारा लेके सत्ता में आई है, 1972 में जो शिव मंदिर बनाया गया था अशोकगढ़ के सामने, उसको गिराया जा चुका है। उसके बारे में हम आपसे पूछते हैं कि वो क्यों गिराया गया है, या दोबारा निर्माण होगा या नहीं होगा उनका? विधायक जी आप बेहतर जानते हैं। आपकी बात ये वाजिब है, भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने अपने घर के आगे उन्हें मंदिर जो है, मुंह में राम बगल में छुरी, ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत हमेशा रहा है। और इसीलिए एक नेता विशेष ने रातों रात जब ये देखा कि उसके घर के बाहर मंदिर जो है उससे पार्किंग में व्यवधान पड़ता है, तो पूरे मंदिर को ही रातों रात प्रशासन को कहकर वो उठाकर ले गए। अगले दिन जब शहर के लोग आए तो अचंभित हुए कि पूरा मंदिर ही उखाड़ कर फेंक दिया। इस प्रकार का तो उनको धर्म, संस्कृति और संस्कार के प्रति निष्ठा है। परंतु ये नहीं, सफाई की आपने चर्चा की, बड़ी वाजिब बात उठाई। ये सोलंकी साहब अकेला ऐसा शहर था जहां नाइट क्लीनिंग व्यवस्था थी। दिन में हमारे 150 कर्मचारी सफाई करते और शाम को नगर पालिका ने नाइट क्लीनिंग का टेंडर दिया था। म्युनिसिपल कमेटी जो कांग्रेस समर्थित है, उसके कॉन्ट्रैक्ट को खट्टर साहब की सरकार के द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया। जब सारे म्युनिसिपल कमिश्नर और कांग्रेस के लोग विरोध करने गए तो पहली बार ऐसा हुआ होगा कि पुलिस ने नगर पालिका के प्रधान और मेंबर्स पर एफआईआर दर्ज कर ली। जब हमने विरोध किया तो एक एफआईआर और दर्ज कर ली। इस प्रकार का न्याय है। नाइट क्लीनिंग शहर में क्यों ना हो? पैसा नगर पालिका के पास है, खट्टर सरकार से नहीं मांग रहे। तरक्की का पैसा नगर पालिका के पास है, हम छोड़कर गए थे, खट्टर सरकार से नहीं मांग रहे। जब उसको भी गलत तरीके से कैंसिल करते हैं, जब उसका विरोध नगर पालिका करती है तो उन पर झूठे पर्चे दर्ज करवाए जाते हैं। क्या प्रजातंत्र ऐसे चलेगा? क्या चुने हुए प्रतिनिधियों से ऐसे व्यवहार किया जा सकता है? क्या इस प्रकार से लोकराज चल सकता है? बड़ी अफसोसजनक स्थिति है, बड़ी अफसोसजनक स्थिति है। सुरजेवाला साहब, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जो आपने ये वाजिब सवाल उठाए, हम खुद खट्टर साहब से ईटीवी ये पूछेगा, ये आपको हम भरोसा दिलाते हैं। अगली समस्या ले लेते हैं। जे रखिए अपनी बात। सर, युवाओं के बारे में जो आज से 1 साल पहले 300 से 400 यहाँ रोजगार, युवा साथी रोजगार थे, उनका ये रोजगार छीन लिया गया। सर, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? मेरे नौजवान साथी को मैं बताना चाहूँगा, 300-400 नहीं, लगभग 3000 से अधिक जी जो कच्चे पदों पर कर्मचारी काम करते थे भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट्स में, वो खट्टर सरकार के द्वारा केवल यहाँ नहीं पूरे हरियाणा में बंद कर दिए गए। वो गेस्ट टीचर हों, वो कंप्यूटर टीचर हों, वो एनएचआरएम के कर्मचारी हों, वो इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन में काम करने वाले कर्मचारी हों, रोजगार भी, रोटी भी, फसल भी, सब कुछ, और बिजली भी, और धीरे धीरे अभिव्यक्ति की आज़ादी भी। ये बड़ी बात आपने कह दी है सुरजेवाला साहब। जिस तरह की स्थिति है, ऐसे में तो लगता है फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हरियाणा में देना होगा, वरना ये जो इनकी मनमानी है वो जारी रहेगी। सुरजेवाला साहब ने अपनी जनता की बात सुनी, चाहे बिजली की बात हो, चाहे साफ सफाई की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो। उन्होंने भरोसा दिया है कि वो जिस मंच पर भी संभव होगा उनकी आवाज़ उठाएंगे और उनके हक को मारा नहीं जाएगा यहाँ की जनता को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रणदीप सिंह सुरजेवाला, आपने ईटीवी पर जनता दरबार लगाया। तो साथियों, इस खास पेशकश में इतना ही। एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे, फिर कहीं कारवा पहुंचेगा, आपके नुमाइंदे आपके बीच होंगे, आपकी बात उठाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।